कहानियाँ बाय निधि। आज की कहानी है गंवार औरत। अगर कहानी आपको अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और रोचक कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रतिमा के सिर से बचपन से ही माँ बाप का साया उठ गया था। प्रतिमा को उसके बाबा दादी ने बड़े प्यार से पाला था। हालांकि उसके चाचा चाची भी उसी घर में रहते थे, पर वो प्रतिमा से मतलब नहीं रखते थे क्योंकि उनके अपने बच्चे थे। उनके लिए प्रतिमा सिर्फ एक बोझ थी। जब प्रतिमा 5 साल की थी तभी प्रतिमा के माँ बाप चल बसे। तब से बाबा दादी ने ही उसे पाला है। कुछ दिन बाद दादी चल बसी और फिर जब प्रतिमा 9वीं में पढ़ रही थी तब बाबा भी चल बसे। प्रतिमा इस दुनिया में अकेली रह गई। उसका कोई अपना नहीं था। प्रतिमा के चाचा तो प्रतिमा को पढ़ाना लिखाना चाहते थे, पर चाची ने हमारे पास पैसे नहीं है कहकर प्रतिमा की पढ़ाई छुड़वा दी। अब प्रतिमा घर के कामकाज करती और चाची का उनके कामों में हाथ बटाती थी। प्रतिमा ने घर के कामों सिलाई, बुनाई, कढ़ाई और खाना बनाने में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि प्रतिमा पढ़ना चाहती थी पर उसे पढ़ाने वाला कोई नहीं था। ऐसे ही प्रतिमा 18 वर्ष की हो गई। प्रतिमा की चाची को बस प्रतिमा दिन रात खलने लगी थी। वो बस किसी तरह प्रतिमा को घर से निकालना चाहती थी, इसलिए वो प्रतिमा की शादी के लिए दिन रात जोर देने लगी। प्रतिमा के बाबा ने प्रतिमा की शादी अपने दोस्त के पोते से बचपन में ही तय कर दी थी। चाचा प्रतिमा की शादी की बात करने दीनदयाल जी के पास जाते हैं, उनके पोते राजीव से। दीनदयाल जी को अपना वादा अच्छी तरह याद था जो उन्होंने अपने दोस्त से किया था कि प्रतिमा को वो अपने बहू बनाएंगे। दीनदयाल जी के बेटे राजेश और उनकी बहू सीमा को दीनदयाल जी के फैसले से कोई ऐतराज नहीं था। उन्हें तो प्रतिमा बचपन से ही राजीव के लिए पसंद थी। अब बस राजीव से पूछना रह गया था। राजेश और सीमा ने राजीव के पास प्रतिमा की फोटो भेजी। राजेश शहर में कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। उसको प्रतिमा पहली नजर में भा गई थी। राजीव ने भी माँ बाप की सहमति में अपनी सहमति दे दी। कुछ दिन बाद प्रतिमा और राजीव की शादी हो गई। प्रतिमा को जैसे पूरा परिवार मिल गया था। राजेश और सीमा जी के रूप में माँ बाबूजी और दीनदयाल जी के रूप में उसके बाबा। राजीव भी प्रतिमा को बहुत प्यार करता था। प्रतिमा गांव में ही सबके साथ रहती थी, जबकि राजीव शहर में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी कर रहा था। राजीव जब भी घर आता प्रतिमा के लिए ढेर सारे उपहार लाता था, कभी साड़ी, चूड़ियां और श्रृंगार का सामान। ऐसे ही खुशी खुशी राजीव और प्रतिमा की गृहस्थी चलने लगी। इसी बीच प्रतिमा माँ बन गई और उसने एक सुंदर से गोल मटोल बेटे ईशान को जन्म दिया। पूरा घर खुशियों से भर गया था। प्रतिमा के बगैर तो इस घर की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। प्रतिमा ने पूरी गृहस्थी को संभाल रखा था। उसके बिना तो पूरा घर अधूरा था। कुछ दिन बाद राजीव की शहर में नौकरी लग गई। प्रतिमा और ईशान भी राजीव के साथ शहर पहुंच गए। ईशान अब 10 वर्ष का हो गया था। प्रतिमा हमेशा घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती। राजीव का मेल जोल शहर के मॉडर्न लोगों से बढ़ता जा रहा था। जैसे जैसे उसकी तरक्की होती जा रही थी वैसे वैसे राजीव के रंग ढंग बदलते चले जा रहे थे। राजीव अपने कलीग की बीवियों को देखता, वो कितनी पढ़ी लिखी और मॉडर्न है। वो उनकी तुलना प्रतिमा से करता। प्रतिमा ना तो ज्यादा पढ़ी लिखी थी और ना ही शहर की औरतों की तरह मॉडर्न थी। प्रतिमा को तो बस अपनी घर गृहस्थी से ही फुर्सत नहीं मिलती थी। प्रतिमा वही सिंपल सी साड़ी पहनती और ना ही कभी मेकअप करती। ना ही प्रतिमा के कोई शौक थे। उसकी जिंदगी तो बस अपने पति और बेटे के आसपास ही घूमती थी। वो तो इसी में खुश थी। पर राजीव की खुशियाँ प्रतिमा से अलग हो गई थी। कल जो प्रतिमा उसकी आंखों को सुख देती थी आज वो रत्ती भर नहीं भाती थी। राजीव प्रतिमा को आवाज लगाता है, प्रतिमा मेरा टिफिन बना कि नहीं? प्रतिमा कहती है, बन गया, ला रही हूँ। राजीव ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। राजीव रोज की तरह प्रतिमा पर चिल्लाने लगता है, क्या तुम्हारा रोज का नाटक है? कभी कोई काम टाइम पर नहीं करती हो, पता नहीं पूरे दिन करती क्या हो। जब ऑफिस जाओ तब काम कर रही होती हो, जब आओ तब काम कर रही होती हो, पर तब भी इसका टिफिन कभी भी टाइम पर नहीं बनता है। आज ये गवार मुझे लेट करवा देगी, इसका रोज का ही नाटक है। राजीव की बातें सुनकर प्रतिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रतिमा टिफिन लेकर आती है और कहती है, आप रोज रोज मुझे इतनी बातें क्यों सुनाते रहते हैं? मैं सुबह से एक पैर से घर को संभालती हूँ, आप दोनों का ख्याल रखती हूँ और रोज रोज मेरी वजह से देरी नहीं होती है। आप लोग ही देर से उठते हैं।
खुद अपने आप कोई काम आप करते नहीं हैं, सब काम मुझ पर डाल रखे हैं, तो मैं क्या करूं? मुझे टिफिन बनाने में 5 मिनट की देरी हो गई। राजीव कहता है, घर में बैठे बैठे सब जबान चला लेते हैं, ऑफिस जाकर काम करना पड़े तो पता चले। और तुम तो इस लायक हो ही नहीं कि ऑफिस जा सको। तुम तो 8वीं पास गंवार हो, जो किसी लायक नहीं है, ना साथ चलने लायक और ना बाहर ले जाने लायक। प्रतिमा की आंखें आंसुओं से भर गई। राजीव टिफिन उठाकर ऑफिस के लिए निकल जाता है और प्रतिमा रोज की तरह अपने काम में लग गई। प्रतिमा रोज सुबह से शाम तक घर का काम करती और राजीव की बातें सुनती। उसकी यही दिनचर्या हो गई थी। राजीव की बातें सुन सुनकर ईशान के मन में भी अपनी माँ के प्रति घृणा की भावना घर करती जा रही थी। जैसे राजीव प्रतिमा को हर वक्त कोसता रहता, वैसे ही ईशान भी अपनी माँ को सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ता है। एक दिन की बात है, प्रतिमा रोज की तरह सुबह उठकर सबका नाश्ता टिफिन बना रही थी। इन्हीं कामों के बीच में प्रतिमा ईशान का बैग भी सेट कर देती। आज भी प्रतिमा बैग सेट करने चली तो ईशान प्रतिमा के हाथों से बैग ले लेता है और कहता है, माँ आप मेरा बैग मत सेट करा करो, आप हमेशा गलत किताब बैग में रख देती हैं। कल आपने सोमवार के टाइम टेबल की जगह मंगलवार के टाइम टेबल की किताबें रख दी। स्कूल में मुझे बहुत डांट पड़ी। तभी राजीव बोलता है, गांव से 8वीं पास औरत और कर भी क्या सकती है? किसी अच्छे स्कूल से पढ़ी होती तो पढ़ाई का महत्व समझ आता। इसके लिए सब किताबें एक बराबर हैं। गंवार से और उम्मीद भी क्या कर सकते हो? प्रतिमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब तो ये रोज का किस्सा बन चुका था। रोज ही राजीव और ईशान प्रतिमा को जली कटी बातें सुनाते और उसके सबसे बड़ी कमी का मजाक बनाते रहते। राजीव के हिसाब से प्रतिमा बिल्कुल बेकार और जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती है। उसने अपने माँ बाबूजी से भी प्रतिमा की कमियां गिनवाई तो उनका भी यही कहना था, बेटा प्रतिमा पढ़ी लिखी ज्यादा नहीं है पर अपनी जिम्मेदारियां तो अच्छे से निभा रही है। तुम दोनों का अच्छे से ख्याल रखती है। ऐसी बहू पाने के लिए लोग तरसते हैं। तुम्हें ऐसा हीरा मिला है और तुम्हें उसकी कदर नहीं है। और रही बात कम पढ़ी लिखी होने का, तो तू उसे पढ़ा लिखा। राजीव कहता है, इस उम्र में मैं इसे पढ़ाऊं ताकि पूरी दुनिया मेरा मजाक बनाए और लोगों के सामने मैं बेइज्जत हो जाऊं। मेरा अपना स्टेटस है, उसके बारे में तो सोचो। आप लोगों ने तो मुझे इस गंवार के साथ फंसा दिया। मेरी बुद्धि काम नहीं की और इस कम पढ़ी लिखी औरत के साथ शादी करने के लिए मैंने हाँ कर दी। देखो मेरे दोस्तों और कलीग की बीवियों को, सब एक से बढ़कर एक पढ़ी लिखी है। कोई टीचर है तो कोई बैंक में काम कर रही है। क्या सबका घर परिवार नहीं है? वो भी घर पर बैठी रहती। इसके अंदर तो कोई भी काबिलियत नहीं है, ना कोई काम आता है और ना ही ये पढ़ी लिखी है। माँ बाबूजी ने राजीव को बहुत समझाया पर राजीव ने अपने आगे किसी की भी नहीं सुनी और बड़बड़ाता चला गया। माँ बाबूजी भी थक गए उसको समझाते समझाते, पर राजीव पर किसी बात का असर नहीं। सिर्फ एक खाना बनाती है, उसमें भी सिर्फ दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा कुछ भी बनाना नहीं आता है। ये नहीं कि इंटरनेट से नई नई डिशें बनाना सीखे। पर इस औरत को तो मोबाइल में नंबर डायल करना आता नहीं, तो इंटरनेट चलाना कहाँ से सीखेगी? प्रतिमा भी राजीव और माँ बाबूजी की बातें सुन रही थी और दुखी मन से अपने को कोसती है। आखिर भगवान, आपने मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों किया? क्यों मेरे माँ बाप को मुझसे छीन लिया? अगर मेरे माँ बाप जिंदा होते तो मैं भी पढ़ी लिखी होती और बाहर जाकर कोई काम कर रही होती। तब मेरे पति और बच्चे को मुझ पर शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। प्रतिमा जोर जोर से रोई जा रही थी। प्रतिमा कई दिन तक सोचती रही, आखिर ऐसा क्या करे कि राजीव की नजर में उसकी अहमियत बढ़ जाए। प्रतिमा को याद आता है उसकी चाची उससे जरी की कढ़ाई करवाती थी, जिसमें प्रतिमा को महारत हासिल थी। सभी को उसके हाथों की कढ़ाई बहुत पसंद आती थी। मोहल्ले की औरतें और लड़कियां उससे कढ़ाई सीखने आती थीं। गांव की आशा बहन जी ने तो प्रतिमा से कहा भी था, तुम कढ़ाई का अपना बिजनेस शुरू करो, काम मैं दिलवा दूंगी। आशा बहन जी का तो कहना था, देश क्या विदेश में भी जरी के काम की काफी मांग है। प्रतिमा को तो जैसे आशा की किरण दिखाई दी, तो उसने सोचा वो राजीव से इस बारे में बात करेगी। शाम को जब राजीव ऑफिस से आया तो चाय नाश्ते के साथ प्रतिमा राजीव से कहती है, सुनिए, मेरी वजह से आपको सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता है क्योंकि मैं कम पढ़ी लिखी। मैंने कुछ काम करने का सोचा है। राजीव कहता है, क्या काम करना चाहती हो? प्रतिमा राजीव को बताती है कि उसको जरी का काम बहुत अच्छी तरह से आता है और वो इसी का बिजनेस शुरू करना चाहती है।
राजीव प्रतिमा पर हंसने लगता है। वो कहता है, तुमने बिजनेस को सब्जी पकाने जैसा आसान समझ रखा है। जो सब्जी उठाई, काटी और पका दिया, ये सब कर पाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। प्रतिमा का चेहरा उतर जाता है। राजीव कहता है, अब जाकर खाना बनाओ। प्रतिमा जाकर किचन में खाना बनाने लगती है। रात में खाने की टेबल पर ईशान कहता है, ये क्या मम्मी, आपने आज फिर सब्जी रोटी बना दी। आप कुछ और क्यों नहीं बनाती हैं? मेरे दोस्तों की मम्मी तरह तरह के खाने बनाती है, आप कुछ अच्छा बनाना क्यों नहीं सीखती हैं? तभी राजीव बोलता है, बेटा तुम्हारी मम्मी की बस की बात नहीं है अच्छा खाना बनाना। राजीव प्रतिमा से कहता है, जो काम तुम सालों से कर रही हो वो तो ठीक से कर नहीं पाती हो और चली हो बिजनेस करने। तभी ईशान राजीव से कहता है, पापा मेरी क्लास प्रेजेंटेशन है, कल आप जरूर आना। प्रतिमा ईशान से कहती है, बेटा मैं भी तेरी प्रेजेंटेशन में चलूंगी। ईशान कहता है, नहीं मम्मी आप मेरे स्कूल मत आना, आप पता नहीं कैसी बातें करती हैं। मेरे दोस्तों की मम्मियों से सब आपकी बातें सुनकर मेरा मजाक बनाते हैं और आप तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहनती हैं जैसे सबकी मम्मी पहनती हैं। नहीं मम्मी आप मेरी प्रेजेंटेशन में मत आइएगा। राजीव कहता है, तू सही कह रहा है, ये गंवार कहीं ले जाने लायक नहीं है, ना पढ़ी लिखी है और ना उठने बैठने और कपड़े पहनने की तमीज है। हमारी बेइज्जती करवाने के अलावा इस औरत ने कुछ नहीं किया है। राजीव और ईशान की बातें सुनकर प्रतिमा का दिल टूट जाता है। सब सोने चले जाते हैं। प्रतिमा भी किचन का काम करके कमरे में सोने आती है तो ईशान और राजीव गहरी नींद में सो चुके थे। प्रतिमा भी बेड पर लेट जाती है पर उसको नींद नहीं आ रही थी। प्रतिमा सोचती है, जब अगर ईशान और राजीव को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरा यहाँ रहने का क्या मतलब। मेरी कोई भी बात इन दोनों को पसंद नहीं है, ऐसे घुट घुट कर मैं कैसे जीऊंगी। प्रतिमा सुबह सुबह जल्दी उठकर बिना कोई सामान लिए घर से बाहर चली जाती है और दूर पार्क में जाकर बैठ जाती है और सोचने लगती है, उसने यहाँ आकर सही किया कि नहीं। पता नहीं वहाँ राजीव और ईशान क्या कर रहे होंगे। सुबह से दोपहर हो गई पर प्रतिमा को ढूंढने कोई नहीं आया। प्रतिमा को राजीव और ईशान की चिंता हो रही थी तो उसने सोचा मैं घर लौट जाती हूँ। प्रतिमा घर पहुँचती है तो वो राजीव और ईशान की बातें सुन लेती है। ईशान कहता है, पापा मम्मी बिना बताए कहाँ चली गई, हमारा नाश्ता भी नहीं बनाकर गई हैं। राजीव कहता है, बेटा तुम्हारी मम्मी का कोई ठिकाना है, अभी थोड़ी देर भटक कर वापस आ जाएगी और उसका है ही कौन इस दुनिया में। ज्यादा से ज्यादा मेरे माँ बाबूजी के पास गाँव जाएगी। चलो आज बाहर से कुछ ऑर्डर करते हैं। ईशान कहता है, हाँ पापा पिज्जा ऑर्डर करते हैं। प्रतिमा की आंखों से झरझर आंसू बहे जा रहे थे। प्रतिमा उल्टे पांव लौट गई। थोड़ी देर सोचने के बाद प्रतिमा ने माँ बाबूजी के पास गांव जाने का फैसला किया। प्रतिमा सोचती है, मैं यहाँ पूरे दिन से परेशान हूँ, पता नहीं उन दोनों ने कुछ खाया कि नहीं और इन दोनों को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। प्रतिमा गांव पहुंचकर माँ बाबूजी को सारी बात बताती है। बाबूजी प्रतिमा से कहते हैं, प्रतिमा बेटा मैंने राजीव को समझाने की बहुत कोशिश की पर वो सुनने को तैयार ही नहीं है। उसे तेरी सिर्फ कमियां दिखाई दे रही हैं, तेरी अच्छाइयों को तो वो देखना ही नहीं चाहता है। माँ जी प्रतिमा से पूछती हैं, प्रतिमा तुमने क्या सोचा है? माँ जी मैं अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ, मैंने जरी का काम करने के बारे में सोचा है। बाबूजी कहते हैं, बेटा तू जो करना चाहती है कर, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रतिमा बाबूजी से कहती है, बाबूजी आप राजीव को मत बताइएगा, मैं यहाँ पर हूँ। बाबूजी प्रतिमा से वादा करते हैं वो राजीव को कुछ नहीं बताएंगे। बाबूजी कहते हैं, प्रतिमा बेटा रुपए पैसे की जो भी मदद चाहिए सब हम कर देंगे, तुम बस अपने काम पर ध्यान दो और राजीव को कुछ बंद कर दिखाओ। प्रतिमा पहले गांव की आशा बहन जी से मिलती है जिन्होंने उसे जरी का बिजनेस करने की सलाह दी थी। आशा बहन जी ने प्रतिमा की पूरी बात सुनी और उसे पूरी मदद करने का वादा किया। आशा बहन जी ने सबसे पहले थोड़ी औरतें इकट्ठा करने को कहा जिन्हें जरी का काम आता है। प्रतिमा पूरे गांव में भटक भटक कर औरतों का पता लगाती है और बहुत औरतें उससे जरी का काम सीखना चाहती हैं। उसने कुछ ही दिन में बहुत औरतें इकट्ठा कर ली। कुछ को काम पहले से आता था और कुछ औरतों को काम सिखा दिया। अब बस काम आने का इंतजार था। आशा बहन जी ने अपनी पहचान में बात करके प्रतिमा को पहला काम दिलवा दिया। उधर प्रतिमा के यहाँ आने के कुछ दिन बाद राजीव का माँ बाबूजी के पास फोन आता है तो बाबूजी ने कह दिया प्रतिमा यहाँ नहीं आई।
राजीव ने 10-15 दिन का इंतजार करके पुलिस में कंप्लेंट कर दिया। इधर प्रतिमा ने अपना पहला ऑर्डर बहुत मेहनत से पूरा किया। सबको प्रतिमा का काम बहुत पसंद आया। धीरे धीरे प्रतिमा को और काम मिलने लगे। प्रतिमा ने दिन रात बहुत मेहनत की। प्रतिमा को जो भी काम मिलता उसमें वो जी जान लगा देती। इस तरह प्रतिमा का भी नाम होने लगा। प्रतिमा का बिजनेस दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करने लगा। विदेश में भी उसको काम मिलने लगा था। प्रतिमा अब अच्छा खासा कमा लेती थी। अब प्रतिमा को राजीव से अलग हुए 1 साल हो गए थे। तभी राजीव को किसी से पता चला प्रतिमा गांव में उसके माँ बाबूजी के साथ रह रही है। राजीव ईशान के साथ माँ बाबूजी के पास मिलने जाता है और पूछता है, माँ आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? प्रतिमा आपके पास है। बाबूजी कहते हैं, बेटा कौन सी तुम्हें उसकी जरूरत थी जो मैं तुम्हें बताता प्रतिमा हमारे पास है। तुम्हारे लिए तो वो तो बेकार गंवार औरत है जिसे कुछ नहीं आता है, जिसे ना कपड़े पहनने की तमीज ना खाना बनाने की। वो तो ऐसी औरत है जिसे तुम्हें साथ ले चलने में शर्म आती है। तुम तो उसे अपने साथ किसी पार्टी में तक नहीं ले जाते थे। तुम्हारे साथ साथ ईशान भी अपनी माँ को बेकार समझने लगा है। तुम दोनों ने उसे हर चीज में कोसा ही है, हमेशा उसकी कमियों को गिना है। प्रतिमा की अच्छाइयाँ तो तुम्हें कभी दिखी ही नहीं। आज देखो प्रतिमा किस मुकाम पर पहुंच गई है। उसका बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। कितनी औरतें उसके नीचे काम कर रही हैं। देश विदेश से उसको ऑर्डर मिलते हैं बिजनेस के लिए। आज वो उस मुकाम पर है जिस पर पहुंचने के लिए दुनिया तरसती है। आज वही गंवार तुमसे कितना आगे निकल चुकी है जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। राजीव कहता है, बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए। मुझे अपने रुतबे और पैसे का इतना घमंड हो गया था कि मुझे अपनी बीवी की सिर्फ कमियां दिखाई दी, उसकी अच्छाइयां तो कभी दिखी ही नहीं। बाबूजी राजीव से कहते हैं, माफी मांगनी है तो प्रतिमा से मांगो, मुझसे नहीं। थोड़ी देर बाद प्रतिमा भी घर पर आ गई। प्रतिमा ईशान और राजीव को देखकर चौंक जाती है। उसकी आंखों से खुशी के आंसू निकलने लगते हैं। प्रतिमा ईशान को प्यार से गले लगा लेती है। ईशान कहता है, माँ आप कहाँ चली गई थी? आपको मेरी कभी याद नहीं आई? प्रतिमा कहती है, बेटा मुझे तुम्हारी बहुत याद आती थी। तभी राजीव कहता है, प्रतिमा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत दुख दिए हैं, हमेशा तुम्हें कोसा ही है, कभी भी तुम्हें समझने की कोशिश नहीं की। मुझे माफ कर दो। राजीव प्रतिमा के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। प्रतिमा कहती है, ये आप क्या कर रहे हैं? मुझे इस तरह शर्मिंदा मत करिए। मैं तो सिर्फ आपकी नजरों में उठना चाहती थी। मैं कोई नाराज नहीं हूँ। आप मुझे समझ गए, यही मेरे लिए काफी है। दोस्तों, महिलाएं परिवार के लिए अपनी बहुत सारी खुशियों को कुर्बान कर देती हैं। इसीलिए उनके त्याग को उनकी कमजोरी समझने की गलती मत करें। फ्रेंड्स, अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। रोचक कहानियाँ बाय निधि चैनल को सब्सक्राइब करें।